फोटोसिंथेसिस का लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स जो है लास्ट लेक्चर में छूट गए थे, हमने बताया तो था पर लिखा नहीं था, उससे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, देखिए आप लास्ट टाइम यही था, जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें एक पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसे फर्स्ट टाइम किसने दिया था? TW एंगलमैन ने दिया था। किसके थ्रू दिया था? यूजिंग एल्गी क्लैडोफोरा और सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, ये पॉइंट आपको एक्सपेरिमेंट्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया? TW एंगलमैन ने दिया। और एसेसरी पिगमेंट के बारे में एक दो पॉइंट छूटे हुए थे, वो ये हैं कि एसेसरी पिगमेंट किसके थ्रू बना होता है। मैंने बताया था एसेसरी पिगमेंट मोर देन 100 और 100 प्रोटीन्स के 100 पिगमेंट्स के बने होते हैं। एसेसरी पिगमेंट 100 पिगमेंट्स के बने होते हैं, और वो 100 पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? उसमें क्लोरोफिल ए होता है, जैंथोफिल होता है एंड कैरोटीनॉइड्स होता है। और एक पॉइंट कि ये सारे जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये किसके थ्रू आपस में बाइंड होते हैं? आपस में बाइंड किसके थ्रू होते हैं? तो वो है एक ग्लू लाइक प्रोटीन। जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं फोटोसिस्टम में या फिर तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, वो एक ग्लू लाइक प्रोटीन से बाउंड होते हैं। तो आइए अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC को पढ़ा था। तो LHC में क्या था कि क्लोरोफिल ए एज अ बॉस था, मींस रिएक्शन सेंटर था। और अगर इस क्लोरोफिल ए था एज अ बॉस, जो कि रिएक्शन सेंटर, और इसके चारों तरफ ये होता था इसका एसेसरी पिगमेंट। मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हुआ इसका एसेसरी पिगमेंट। और एसेसरी पिगमेंट में क्या क्या होगा? यहाँ से देखिए आप, क्लोरोफिल बी होगा, जैंथोफिल होगा, और क्या होगा? कैरोटीनॉइड होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, LHC का स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम भी बोलते हैं। अगर ये क्लोरोफिल क्या होगा? P680 होगा। अगर ये क्लोरोफिल P680 होगा तो इस फोटो सिस्टम का नाम हो जाएगा फोटो सिस्टम 2। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए। फोटो सिस्टम 2 कैसा होगा? यहाँ पे P680 होगा, मींस इसका जो पीक वैल्यू होगा, यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है उसका पीक वैल्यू कितना होगा? 680 नैनोमीटर होगा। ये हुआ इसका रिएक्शन सेंटर, और ये हुआ एसेसरी पिगमेंट। ओके, इसी तरीके से अगर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसका पीक, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का पीक अगर 700 नैनोमीटर का हो, P700 हो, तो इसे हम ऐसे फोटो सिस्टम को हम फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं। ओके, ऐसे फोटो सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? फोटो सिस्टम 1। और इसमें भी जो एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? क्लोरोफिल बी होगा, जैंथोफिल होगा और कैरोटीनॉइड होगा। ये जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? रिएक्शन सेंटर को सोलराइजेशन से बचाते हैं, मींस सनबर्न से बचाते हैं। सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, सनबर्न, ये सब एक ही टर्म है, इससे रिएक्शन सेंटर को बचाते हैं। तो ये हुआ एसेसरी पिगमेंट। और ऐसे फोटो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? फोटो सिस्टम 1। प्लांट में जनरली यही 2 तरह के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैं इससे पहले भी फर्स्ट लेक्चर में जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि जो ग्राना लैमेली होता है उसमें फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होगा एंड फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होगा। ग्राना लैमेली बोले तो थैलाकॉइड में क्या होगा? फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होगा एंड फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होगा। पर स्ट्रोमा
लैमिली में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। इसे नोट कीजिए आप, इसमें 1 और 2 दोनों होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। मीन्स स्ट्रोमा लैमिली में क्या नहीं होता, लैक क्या करता है, ये लैक फोटो सिस्टम 1 और एक चीज़ लैक करता है जिसे हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये पॉइंट आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा कि NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है। पर अभी आप यहाँ पे नोट कीजिए कि स्ट्रोमा लैमिली क्या लैक करता है, फोटो सिस्टम 1 नहीं होता है स्ट्रोमा लैमिली में और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना। और ग्राना लैमिली कहाँ था, ये अगर हमारा थैलाकॉइड है तो ये होता था ग्रैनम और ये होता था एक, इस ग्रैनम का जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा वही क्या हो जाएगा, ग्राना लैमिली हो जाएगा। और ये जो ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। तो ये जो स्ट्रोमा लैमिली है, इस स्ट्रोमा लैमिली में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है और ग्राना लैमिली में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों होता है। तो स्ट्रोमा लैमिली क्या लैक करता है, यहाँ फोटो सिस्टम 2 होगा, स्ट्रोमा लैमिली में फोटो सिस्टम 2 नहीं होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। तो ये जो 2 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोटो सिस्टम ऑलमोस्ट यही पाया जाता है सारे प्लांट में। तो ये जो 2 फोटो सिस्टम है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किन्होंने किया इसकी डिस्कवरी, क्या एक्सपेरिमेंट करके किए, आइए हम देखते हैं। क्या टॉपिक होगा हमारा, डिस्कवरी ऑफ 2 फोटो सिस्टम, डिस्कवरी ऑफ 2 फोटो सिस्टम। ये दोनों फोटो सिस्टम की आखिर डिस्कवरी किन्होंने किया। तो डिस्कवरी ऑफ 2 फोटो सिस्टम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं रेड ड्रॉप एंड इमर्सन। इमर्सन साइंटिस्ट का नाम होगा जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट के थ्रू किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, 2 फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी ऑफ 2 फोटो सिस्टम किसके थ्रू हुआ था, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट के थ्रू हुआ था। इमर्सन क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये क्या है, नेम ऑफ साइंटिस्ट है। ओके, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, एक प्लांट लिया, सपोज कीजिए ये प्लांट है वो जिसकी एक लीफ हम बनाते हैं, इसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में इन्होंने लाइट प्रोवाइड किया। मीन्स इस प्लांट को वो लैब में ले गए और लैब में इस प्लांट को उन्होंने लाइट प्रोवाइड किया और फिर ऑब्जर्वेशंस उनके क्या क्या थे आइए हम नोट करते हैं। उन्होंने देखा कि जब हम इस प्लांट को, पहला केस उन्होंने क्या बनाया कि जब इस प्लांट को हम लाइट कैसी दे रहे हैं, लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर दे रहे हैं। मीन्स इस प्लांट को अगर हम ऐसी लाइट दें जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो तो क्या आ रहा था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर तो फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। मीन्स ऑब्जर्वेशन क्या हुआ यहाँ पे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा था। उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ, उन्होंने क्या किया, पहले इस प्लांट पे लाइट दिया, आर्टिफिशियल लाइट दिया, मींस लैब में है ना ये, तो आर्टिफिशियल लाइट दिया यहाँ पे। और लाइट कैसी थी, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज़्यादा थी, मींस 690 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट दिया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो घट जा रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, अगर लाइट वो ऐसी डालते हैं जिसमें कि 680 nm की भी वेवलेंथ हो, मोर देन 680 nm की भी वेवलेंथ हो और लेस देन 680 नैनोमीटर की भी वेवलेंथ हो, मींस वो एक मिक्स्ड लाइट डाल रहे थे। ये क्या है, मिक्स्ड लाइट। पहले इन्होंने क्या किया, 680 नैनोमीटर से ऊपर वेवलेंथ की लाइट को डाली, पर उसके बाद उन्होंने एक मिक्स्ड लाइट डाली जिसमें कई तरह के वेवलेंथ प्रेजेंट थे। तो इस टाइम उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जा रहा है कंपैरेटिवली, जो पहले कम आता था इसके कंपैरिजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ के आ रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज ऑफ O2। जितना ज़्यादा O2 रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए आपको कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करेंगे, रिलीज ऑफ O2 से, कि कितना O2 रिलीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो रिलीज ऑफ O2 भी ज़्यादा होगा, अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है तो रिलीज ऑफ O2 भी कम होगा। ओके, तो ये दो ऑब्जर्वेशन उन्हें मिले कि लाइट जब वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा डाल रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट घट जा रही है, और अगर वो मिक्स्ड लाइट डाल रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जा रही है। तो इन्होंने बोला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो इन्होंने फिर उसके बाद जो रिजल्ट बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये है रीज़न कि हमें पता है कि फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर P700 का होता है और फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर P680 nm का होता है। तो अगर आप लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की डालोगे, अगर लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की जाएगी तो उस केस में फोटो सिस्टम 2 वर्क नहीं कर पाएगा। उस केस में फोटो सिस्टम 2 वर्क नहीं कर पाएगा, मीन्स ओनली फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होगा। फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होगा और फोटो सिस्टम 2 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसका रीज़न दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ का उन्होंने रीज़न दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 एक्टिव है और फोटो सिस्टम 2 क्या हो जा रहा है, इनएक्टिव हो जा रहा है। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, जब उन्होंने एक मिक्स्ड लाइट दिया तो उस केस में फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिव है एंड फोटो सिस्टम 2 भी एक्टिव है। यही रीज़न है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जा रही है अगर हम मिक्स्ड लाइट दें तो इन्होंने बताया इस केस में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही एक्टिव होता है, बोथ एक्टिव। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं प्लांट में 2 तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और दोनों ही फोटो सिस्टम की जो रिएक्शन सेंटर होगी उसकी पीक वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आप ये देखिए ये क्या हो रहा है, हम 680 नैनोमीटर से डाल रहे हैं, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को डाल रहे हैं। मींस अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। आप देखिए VIBGYOR लास्ट में क्या आ रहा है, R आ रहा है, मीन्स ये क्या होती है, रेड कलर की होती है। तो ये क्या हुआ, रेड ड्रॉप। मीन्स जब हम रेड लाइट डाल रहे हैं जिसकी वेवलेंथ 680 nm से ज़्यादा है तो रेड में क्या हो जा रहा है, ड्रॉप नज़र आ रहा है, ड्रॉप हमें दिख रहा है, मीन्स फोटोसिंथेसिस का रेट ड्रॉप हो जा रहा है। और सेकंड केस में क्या है, अगर हम मिक्स्ड लाइट डाल रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जा रहा है। इसको हम बोलते हैं इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन इन्हेंसमेंट, स्पेलिंग पूरा यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, इफेक्ट ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो इनके एक्सपेरिमेंट का जो नाम था रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट, इसे आप समझ रहे हैं। रेड ड्रॉप में क्या है, अगर हम रेड कलर की लाइट डाल रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, ड्रॉप हो जा रही है। और इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट में इन्होंने बताया कि जब हम मिक्स्ड लाइट डाल रहे हैं, जैसा कि सन रे में होता है, सनलाइट में हमें मिक्स्ड लाइट ही उसमें होता है, तो जब हम मिक्स्ड लाइट डाल रहे हैं तो उस टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ के आ रही है। ओके, और यहाँ पे ये क्या है, लैब में ये सारे काम हो रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल लाइट यहाँ पे डाल रहे हैं, मीन्स ये सनलाइट यहाँ पे नहीं है, ये क्या है, आर्टिफिशियल लाइट है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये एज अ नोट पॉइंट है। इसके अलावा एक नोट पॉइंट और हम यहाँ पे बता दें कि जो सनलाइट में एनर्जी होती है, जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, पैकेट ऑफ लाइट होती है, मीन्स फोटोन के फॉर्म में आती है। ये हम लोगों ने आइंस्टीन के जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सनलाइट होती है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इन सनलाइट पैकेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। इन सनलाइट में क्या होगा, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इतना तो आपको पता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और ये जो एनर्जी प्रेजेंट है इसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फोटोन
कितनी एनर्जी फोटोन पे प्रेजेंट है उससे हम क्या बोलते हैं, नोन एज क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। ओके, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोगों ने ये पढ़ा है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है फोटोन में उससे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू क्वांटा से। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सनलाइट है उसमें पैकेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है जिसे हम फोटोन बोलते हैं, और इस फोटोन, ये जो फोटोन होता है इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उससे हम लोग क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइट में अगर ये मतलब 3 क्वांटा लाइट है, 4 क्वांटा लाइट है, 5 क्वांटा लाइट है, ये क्या हुआ, एनर्जी का क्या है, यूनिट है क्वांटा, और ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 3 क्वांटा लाइट, 4 क्वांटा लाइट, 5 क्वांटा लाइट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में यही लाइट एनर्जी चाहिए होता है, कितना, तो वो हम आगे देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल H2O के फोटोलिसिस में कितनी क्वांटा लाइट चाहिए है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे इतना समझिए कि सनलाइट में पैकेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग फोटोन बोलते हैं, और अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फोटोन इज नोन एज क्वांटम, उसे क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे, और ये हम लोग फोटोलिसिस ऑफ H2O के कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ओके, इसके बाद एक और नोट पॉइंट जो कि हमें आगे पढ़ने में हेल्प करेगी, आइए देख लेते हैं, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। नोट में ये अभी चल रहे हैं, नोट का एक सेकंड पॉइंट है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन तो पहले होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का बनना ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। मीन्स एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का बनना ही फॉस्फोराइलेशन है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन यही होता है क्या, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, मीन्स एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैसे जुड़ता है और एटीपी कैसे बनता है, इसके लिए एक थ्योरी दी गई है, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी को हम कल के लेक्चर में देखेंगे, पर यहाँ पे आप नाम याद रखिए, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पीआई मीन्स क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पीआई मीन्स क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, तो फॉस्फोराइलेशन को फर्स्ट टाइम किन्होंने बताया था, आर्नॉन ने बताया था। डिस्कवर किसने किया था फॉस्फोराइलेशन को, डिस्कवर्ड बाई आर्नॉन। ये साइंटिस्ट का नाम है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फॉस्फोराइलेशन को फर्स्ट टाइम आर्नॉन ने डिस्कवर किया था। और फॉस्फोराइलेशन 2 तरह की होती है, एक तो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन में सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। मीन्स इसमें सनलाइट के थ्रू फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, सनलाइट के एनर्जी के थ्रू एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बना रहे हैं, तो ये हुआ फोटोफॉस्फोराइलेशन। और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ओके, और ये हमें ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट में दिखेगा। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया में दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम रिस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ओके, तो इसके बाद में एक और यहाँ पे इस नोट के अंदर सब नोट है,
वो क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखा जाता है, तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पर फॉस्फोराइलेशन टॉपिक चल रहा है तो हम बता दे रहे हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसको SLP भी बोलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इस फॉस्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन इसमें भी होगा, बट इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जब रिएक्टेंट, पूरा डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, फॉर्मेशन of ATP from ADP and inorganic molecule when reactant converted into प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट मतलब कोई रिएक्शन हो रही होती है, कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, उसी रिएक्शन के टाइम में ही कोई भी रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इसी कन्वर्जन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कैसे होता है, यहाँ पे ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये इतना एनर्जी दे देता है कि जो ADP मॉलिक्यूल है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, इसके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है। ये जो एनर्जी है ये ATP के बॉन्ड में स्टोर होता है, ATP के बॉन्ड में स्टोर होता है। ओके, ATP के बॉन्ड में स्टोर हो जाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि जब रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस कन्वर्जन में इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी कि यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसे हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया में दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें SLP दिखेगा। ओके, वहाँ पे हमें SLP दिखेगा। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में एक छोटा सा पॉइंट बता दें कि ये बोलते हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है मीन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये कीमोऑस्मोटिक थ्योरी फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए भी है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए भी है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, सनलाइट के थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है। ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, तो ये कल के लेक्चर में हम देखेंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट मीन्स आप समझ लीजिए H+ का एक्यूमुलेशन। सपोज कीजिए ये कोई बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री में H+ का इधर इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दें कि इस इधर बिल्कुल कंसंट्रेशन ना हो, इधर H+ का कंसंट्रेशन बिल्कुल ना हो और इधर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दें, और जब ये H+ इधर से इधर जाएगा मीन्स H+ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ में बहुत तेज़ी से मूव करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हो जाएगी कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब क्या है, H+ का एक्यूमुलेशन, वो हम कल के लेक्चर में कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में देखेंगे। ओके, तो ये नोट पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने जितना भी ये जो 4th लेक्चर है, अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जितना भी पढ़ा सब कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस होती है, किस प्रोसेस में होता है, प्रोसेस की सीक्वेंस क्या होगी, इन सब चीज़ों को अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है कि उसका रिजल्ट क्या होता है वगैरह वगैरह। तो आइए फोटोसिंथेसिस को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक फोटोसिंथेसिस चैप्टर ही पढ़ रहे थे, पर फोटोसिंथेसिस के अब रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, प्लांट में एक्चुअल में होता क्या है फोटोसिंथेसिस के टाइम में। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती हैं, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। इससे पहले बता चुका हूँ, वापस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आज का लेक्चर बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा सुनते जाइए। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और डार्क रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और डार्क रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, पर क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। मींस इस क्लोरोप्लास्ट में ये क्या है, स्ट्रोमा डबल मेम्ब्रेनस होगा, ये स्ट्रोमा हुआ, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्राना लैमेली होता है, या फिर तो ये थैलाकॉइड का बंच प्रेजेंट होता है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्राना लैमेली में होता है, और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, डिवीजन ऑफ लेबर। क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। मींस हर एक जो उसमें सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, मींस इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं सबका अलग अलग फंक्शंस है। डिवीजन ऑफ लेबर का यही मतलब हुआ कि सबका अलग अलग अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। तो डार्क रिएक्शन हमारा ग्राना लैमेली में होता है और लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, जब लाइट रिएक्शन हो जाएगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, एटीपी होता है और NADPH2। ओके, ऑक्सीजन होता है, एटीपी होता है और NADPH2 होता है। और डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, जो कि प्लांट को बनाना है। डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट ग्लूकोज। इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को नोट कर लीजिए, आगे एक्सप्लेन होगा। प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ, एटीपी हुआ, NADPH2 हुआ, और डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट ग्लूकोज हुआ। तो आइए थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को इससे पहले भी मैं एक बार बना चुका हूँ। ये क्या है, सपोज कीजिए ग्राना है, ये क्या है, ग्राना है। ग्राना में क्या, कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होगी। यहाँ पे लाइट रिएक्शन का और भी नाम होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए। लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी, और इससे हिल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसे हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन का ये क्या हुआ, नेम है। तो ये लाइट रिएक्शन होगा ग्राना में, और ये होगा क्या, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा। अब ग्राना पे क्या पड़ेगा, सनलाइट। ये रहा सनलाइट, सनलाइट पड़ा तो ग्राना क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलिसिस करवाएगा वाटर का। मींस H2O मॉलिक्यूल जो प्लांट ने लिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑक्सीजन में। और इस लाइट रिएक्शन के थ्रू बनेगा क्या, ATP और NADPH2। वो दोनों जाएगा कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में, ATP और NADPH2, ATP और NADPH2। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है। जो ऑक्सीजन बना है वो तो वापस से गैस है ना, तो ये उड़ जाएगा प्लांट से छूमंतर। और फिर डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 यूज होगा। और डार्क रिएक्शन से वापस लाइट रिएक्शन में क्या आएगा, ATP का यूज होने के बाद क्या बचता है, आपको पता है ADP बचता है। और NADPH2 का यूज होने के बाद क्या बचेगा, NADP बचेगा। तो ये दोनों डार्क रिएक्शन से वापस से लाइट रिएक्शन में आएगा। और डार्क रिएक्शन में इन दोनों का यूज होके होगा क्या, इन दोनों का यूज होगा तो CO2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। यही होता है, ये फोटोसिंथेसिस को यही प्रोसेस है। पूरा फोटोसिंथेसिस इस फिगर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो कैसे रहा है, ये ATP और NADPH2 बन कैसे रहा है, और किस तरीके से डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है, और किस तरीके से CO2 से ग्लूकोज बन रहा है। ओके, पूरा फोटोसिंथेसिस इस सिंपल से डायग्राम से एक्सप्लेन हो जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिए नोट करके कि ये जो NADPH2 है ये फोटोसिंथेसिस में होता है। इसको NADH2 नहीं लिखिएगा, NADH2 रेस्पिरेशन में होता है। NADH2 कहाँ पे होता है, रेस्पिरेशन में होता है। और NADPH2 होता है फोटोसिंथेसिस में। P इज फॉर फोटोसिंथेसिस, P इज फॉर मतलब P प्रेजेंट है NADPH2 में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है NADPH2 होगा कि NADH2 होगा। NADH2 रेस्पिरेशन में बनता है, वहाँ पे यूज होता है, और यहाँ पे NADPH2 होता है। ओके,
तो आइए अब लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। फाइनली द वेट इज ओवर, लाइट रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो लाइट रिएक्शन की स्टेप्स क्या क्या होंगे, आखिर लाइट रिएक्शन में होगा क्या क्या, तो ये मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। ये स्टेप्स आपको शायद ना समझ में आए, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको ये स्टेप्स नहीं समझ में आएगा, पर आपको स्टेप्स नोट करनी होगी और स्टेप्स नोट कीजिए आपको मैं आगे समझाऊंगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो लाइट रिएक्शन है तो सबसे पहले तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होना होगा भैया। लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, यहाँ ग्राना तक लाइट पहुँचेगा। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, जब लाइट आएगी तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइटेड और उछलने कूदने लगेगा। उछल कूद के क्या करेगा आगे हम लोग देखते हैं। पहला क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, दूसरा क्या हुआ, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड नंबर पे हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट देखते ही वाटर क्या करेगा, पिघल जाएगा, खुद को तोड़ देगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, लाइट देखते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई और वो क्या करने लगेगा, उछलने कूदने लगेगा। और यहाँ पे और क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर क्या करेगा, खुद को तोड़ देगा, और जब खुद को तोड़ेगा तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर से जुदा होके प्लांट से बाहर आ जाएगा। ओके, और सबसे फाइनली इन सब के होने के बाद लास्ट में एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या होगा, एटीपी और NADPH2 क्या होगा, फाइनली वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। मीन्स लाइट रिएक्शन में आप देखिए तो लाइट एनर्जी में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी एटीपी और NADPH2 के फॉर्मेशन में यूज्ड हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, किसमें, ट्रैप्ड इन एटीपी एंड NADPH2। ये जो लाइट एनर्जी है वो एटीपी और NADPH2 में ट्रैप हो जा रहा है। ये जो लाइट एनर्जी है लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 में ट्रैप हो जा रहा है। ओके, तो ये लाइट रिएक्शन की स्टेप आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए इसमें से हम सबसे पहले ये दो स्टेप समझा देते हैं बाहर से और फिर पूरा स्टेप वाइज स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले ये दो स्टेप हम समझ लेते हैं अलग से कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर आखिर होता कैसे है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता कैसे है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के बाद इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। मींस कितने मॉलिक्यूल वाटर लेंगे तो कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनेगा, कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा, कितना प्रोटॉन बनेगा, इन सारी बातों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमारा पॉइंट होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट समझ रहे हैं हम, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो कि याद करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड MnCl प्रोटीन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, MnCl प्रोटीन, और MnCl प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। मींस ये कॉम्प्लेक्स करवाता क्या है, वाटर को स्प्लिट करवाता है। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे MnCl लिखा है, आपके ऑप्शन में क्या मिलने वाला है, MnCl मिलेगा, MgCl मिलेगा, पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, MnCl होगा। आप भ्रमित नहीं होइएगा, समझ रहे हैं। आइए फोटोलिसिस ऑफ वाटर को देखते हैं कि किस तरीके से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में केस ए लेते हैं हम, एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं और देखते हैं कैसे इसका फोटोलिसिस होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलिसिस के लिए 2 क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। पहले इसे समझिए, मैं लिखता हूं उसे। H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, एज यूजुअल OH माइनस और H प्लस में ब्रेक हो जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये OH माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दान में दे देगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को दान में दे करके ये OH में कन्वर्ट हो गया और ये OH क्या करेगा,
खुद को वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। वाटर का कितना मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस में 1/4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनाता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन बैलेंस है, हाफ H2 मीन्स एक हाइड्रोजन, हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 1/4 O2 मीन्स हाफ ऑक्सीजन का एटम। तो हाफ ऑक्सीजन एटम यहाँ से, हाफ ऑक्सीजन एटम यहाँ से मिलके एक ऑक्सीजन एटम बन गया। तो फोटोलिसिस हो कैसे रहा, इस प्रोसेस को आप समझिए। H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होगा OH माइनस और H+ में, और ये जो OH माइनस है वो OH और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होगा, और ये जो OH है वापस से वाटर और ऑक्सीजन बनाएगा। तो आइए इसको हम सम अप करते हैं, इस पूरे रिएक्शन को सम अप करते हैं। ये OH से ये OH कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल क्या रहा है रिएक्टेंट साइड, H2O से क्या बनेगा, हाफ मॉलिक्यूल H2O का बन जाएगा, प्लस 1/4 मॉलिक्यूल O2 का बन जाएगा, प्लस एक H+ बनेगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। समझ रहे हैं आप। मैं अगर एक H2O मॉलिक्यूल लिया तो सिर्फ और सिर्फ 1/4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और हाफ मॉलिक्यूल वाटर का प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो पॉइंट लिख दें, 2 क्वांटा लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल के फोटोलिसिस के लिए 2 क्वांटा लाइट रिक्वायर्ड होता है, 2 क्वांटा लाइट रिक्वायर्ड होता है। तो आइए केस नंबर बी पे चलते हैं। अब 2 H2O मॉलिक्यूल लेके देखते हैं। अब बताइए 2 H2O मॉलिक्यूल के फोटोलिसिस के लिए कितना क्वांटा लाइट, 4 क्वांटा लाइट रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो 2 H2O मॉलिक्यूल से क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस प्लस में H+ हो जाएगा, और ये जो 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस है फिर से वही करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दान में दे करके 2 टाइम्स ऑफ OH प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देगा, 2 टाइम्स ऑफ OH प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देगा। और ये जो 2 टाइम्स ऑफ OH है खुद को पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेगा। पानी कितना मॉलिक्यूल बनेगा, एक मॉलिक्यूल अब की टाइम H2O बनेगा और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनेगा। देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, 2 H2 से 2 H2 बैलेंस है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है। तो आइए ओवरऑल रिएक्शन हम देख लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस से 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस कैंसिल, 2 OH से 2 OH कैंसिल, तो ये हुआ 2 टाइम्स ऑफ H2O से। इसको हम सम कर रहे हैं कि ओवरऑल क्या हो रहा है। सम किया तो ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम है तो कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स ऑफ H2O से एक मॉलिक्यूल H2O, हाफ मॉलिक्यूल O2, 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है प्लस में 2 हाइड्रोजन बन रहा है। इस रिएक्शन को याद कीजिए, अभी आगे हम यूज करेंगे। याद नहीं कीजिए, मतलब समझिए अच्छे से। ओके, तो इसके लिए कितना 2 क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। केस नंबर सी पे आइए चलते हैं। 4 H2O मॉलिक्यूल लेके देखते हैं क्या होगा। 4 H2O मॉलिक्यूल से 4 OH माइनस बनेगा प्लस में 4 टाइम्स ऑफ H+ बनेगा, 4 OH माइनस वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को दान में देके 4 OH प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन बना देगा, और ये जो 4 OH होगा वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस में एक मॉलिक्यूल ऑफ O2। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए होता है। ध्यान से सुनिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मॉलिक्यूल H2O चाहिए होता है। तो आंसर होगा जी हाँ 4 मॉलिक्यूल, और 4 मॉलिक्यूल होगा तो कितनी क्वांटा लाइट की ज़रूरत होगी, इस पे 4 क्वांटा लाइट की ज़रूरत होगी, इस पे 8 क्वांटा लाइट की ज़रूरत होगी। 2 क्वांटा से एक H2O, तो 4 H2O के लिए 8 क्वांटा लाइट रिक्वायर्ड होगी। इसका सम अप कर लेते हैं। अब 4 टाइम्स ऑफ H2O वही होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस में एक मॉलिक्यूल O2 प्लस में 4 H+ और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं आप, 4 H2O मॉलिक्यूल से एक O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए एक नोट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन लाइट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2 टेक्स प्लेस। तो
तो इनडायरेक्टली आप क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स लाइट रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। इन लाइट रिएक्शन फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। समझ रहे हैं क्या आप, इस पॉइंट को समझ रहे हैं? जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फोराइलेशन में एडीपी से एटीपी बनता है, एडीपी से एटीपी बनता है, और लाइट रिएक्शन में यही हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था, एटीपी NADPH2 और ऑक्सीजन, एटीपी NADPH2 और ऑक्सीजन। तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम लाइट रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और ये लाइट रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है। लाइट रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है। पहला होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये फोटो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होगा। अभी लिखते टाइम ध्यान आ रहा है कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा। अगर हम कहीं पे गलती से फॉस्फोराइलेशन लिख दें तो आप उसे फोटो फॉस्फोराइलेशन समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और क्लोरोप्लास्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट है। तो ये है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है, और ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, स्पेलिंग PHOSPHO फॉस्फोराइलेशन। ओके, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है और साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब लाइट रिएक्शन में यूज किस चीज़ का होता है, तो आप देखिए लाइट रिएक्शन में जो अभी हम लोगों ने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला था, लाइट गैदरर एसेसरी मॉलिक्यूल को बोलते हैं ना, लाइट रिएक्शन में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसका यूज होता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा यूज होगा यहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब हम लाइट रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर को हमने देख लिया है। हमने पहले क्या समझा, लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन हमने देखा क्या क्या होता है। हो क्या रहा है यहाँ पे, लाइट एनर्जी से एटीपी और NADPH2 बन रहा है, प्रोडक्ट के रूप में एटीपी और NADPH2 बन रहा है, और फोटोलिसिस ऑफ H2O को हम आगे देख रहे थे अलग से। उसके बाद लाइट रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या यूज होता है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही तो है जो भाई सनलाइट को ट्रैप करेगा। सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, पिगमेंट करता है, पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट रिएक्शन में यूज किसका होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का होगा। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, कितने मेन टाइप के होते हैं, कितने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स थे, 2 थे। ओके, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 हो गए, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट कहाँ पे होगा, आप देखिए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में ये होगा हमारा ग्राना लैमली। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन, यहाँ पे ये नोट पॉइंट में सब चल रहा है, ये अलग से नोट जा रहा है। अब ये अलग से नोट जा रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन ग्राना लैमली। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्राना लैमली में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए ये हुआ हमारा ग्राना लैमली, ये क्या है, ग्राना लैमली भाई साहब है। तो ग्राना लैमली में क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमारे पास 2 है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, 2 है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये ग्राना लैमली के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और फोटो सिस्टम 2 इनर साइड में प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन साइड में। ये क्या है, इसका ल्यूमेन है। फोटो सिस्टम 2 इनर साइड में प्रेजेंट होता है, और फोटो सिस्टम 1 आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NCERT में लिखा हुआ है। आप ध्यान से पढ़ेंगे जब आगे, तो NCERT आप रीडिंग करेंगे, इसके बाद
तो उसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है और इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख दें कि फोटोसिस्टम 1 कहाँ पे होगा, फोटोसिस्टम 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और फोटोसिस्टम 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, इनर साइड ऑफ, ल्यूमेन के साइड में दिख रहा है, ओके, इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसी के बाद एक जो और नोट पॉइंट हम लोगों ने पहले ही देखा था, हम उसको वापस से लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसीलिए बार बार लिखा जा रहा है यहाँ पे कि ग्राना लैमली में, इसका यूज, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे करेंगे। ग्राना लैमली में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट है। ग्राना लैमली यही वाला है, थैलाकॉइड को ही बोलते हैं, ये क्या है, थैलाकॉइड को ही हम लोग ग्राना लैमली बोलते हैं अपने खुशी के लिए। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्राना लैमली का है। और ग्राना लैमली क्या है, थैलाकॉइड है। इसे मिक्स नहीं कीजिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ से ये हुआ, ओके। तो ये सेकंड नोट हमारा चल रहा है कि ग्राना लैमली में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों, फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट है, बट स्ट्रोमा लैमली में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है। स्ट्रोमा लैमली में क्या नहीं प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2 नहीं प्रेजेंट है एंड NADP रिडक्टेज नहीं प्रेजेंट है, लैक्स फोटोसिस्टम 2 एंड NADP रिडक्टेज। ये आपको NCERT में लिखा हुआ है ये लाइन की, ये स्ट्रोमा लैमली लैक्स फोटोसिस्टम 2 एंड NADP रिडक्टेज, आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ओके। इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है उसे बना लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए ये पॉइंट है। ये क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 इनर साइड में प्रेजेंट एंड फोटोसिस्टम 1 आउटर साइड में प्रेजेंट। फोटोसिस्टम 2 इनर साइड में, ये क्या होगा, इसको अगर हम यूं 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 कर दें, यूं यूं मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही जो आप समझ रहे हैं, ऐसे कर दें तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट थैलाकॉइड बन जाएगा, कंप्लीट ग्राना लैमली बन जाएगा। इस ग्राना लैमली में फोटोसिस्टम 2 ल्यूमेन साइड में प्रेजेंट होगा और फोटोसिस्टम 1 आउटर साइड में प्रेजेंट होगा। मीन्स ये आउटर साइड में यहाँ क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा साइड में ये प्रेजेंट होगा। तो फोटोसिस्टम 2 के पास में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, MnCl प्रोटीन। किस में हेल्प करता है आप बताइए, MnCl प्रोटीन हेल्प करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, MnCl प्रोटीन हेल्प करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। और ये MnCl प्रोटीन किसके साथ में एसोसिएटेड होता है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MnCl प्रोटीन किसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो MnCl प्रोटीन फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होता है, MnCl प्रोटीन फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होता है। अब ये MnCl प्रोटीन क्या करता है, वाटर की हाइड्रोलिसिस करता है। इसके थ्रू हाइड्रोलिसिस, यही क्या है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, नाम ध्यान दीजिए, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। तो क्या करेगा, 2 टाइम्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और इसको किस में बना देगा, एक मॉलिक्यूल H2O का बना देगा और 2 टाइम्स ऑफ H+, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। 2 टाइम्स ऑफ H2O ही क्यों ले रहे हैं, आगे चल के हम बताएंगे, ओके। तो 2 टाइम्स ऑफ H2O को ये MnCl प्रोटीन मीन्स वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू फोटोलिसिस हो रहा है। यहाँ पे H2O पे क्या पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा इस तरीके से, ओके। तो एक पॉइंट और नोट कीजिए आप, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड थैलाकॉइड हो रहा है, मीन्स इनसाइड ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। यहाँ पे नोट
फोटोलिसिस कहाँ पे हो रहा है? फोटोलिसिस ऑफ H2O टेक्स प्लेस इनसाइड ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। मेम्ब्रेन के पास में ही होगा, इनसाइड ल्यूमेन होगा। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड है MnCl प्रोटीन। Mn मैग्नीज और क्लोराइड का MnCl प्रोटीन इसके साथ एसोसिएटेड है, इसलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर ल्यूमेन साइड में होगा। अब हम चलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के तरफ। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये एक बार क्विक रिवीजन की तरह बताते जाएं। लाइट रिएक्शन को हम स्टार्ट किए थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है वगैरह वगैरह। इसमें हमने ये 2 पॉइंट देख लिया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस तरीके से होता है और इवोल्यूशन ऑफ वाटर हो रहा है वहाँ पे। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किस तरीके से हो रहा है, और मेन देखेंगे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन की पाथ क्या होगी। इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होगा तो उछले कूदेगा तो किसके ऊपर जाके गिरेगा? उछल कूद के किसके ऊपर जाके गिरेगा। तो इसी बात को अब हमें देखना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे फाइनली ATP और NADPH। उसके बाद हम लोगों ने फोटोलिसिस ऑफ वाटर को देखा, ये है फोटोलिसिस ऑफ वाटर को, और फिर फोटोसिस्टम 1 और 2 की पोजीशन को देखा कि फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट कहाँ पे है और फोटोसिस्टम 2 कहाँ पे प्रेजेंट है। अब फाइनली आ जाते हैं फर्स्ट केस अपना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे आ जाते हैं। फाइनली हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हुआ हमारा फोटोसिस्टम 1, ये कहाँ होगा? आउटर साइड पे होगा, और ये हुआ फोटोसिस्टम 2। इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा ऊपर बनाया, क्योंकि ये दोनों में थोड़ा सा गैप होता है। ये कहाँ पे है? इनर साइड में प्रेजेंट है, ल्यूमेन के साइड में, और ये आउटर साइड में प्रेजेंट है। तो अब होगा क्या, इसी के साथ में क्या एसोसिएटेड है? MnCl प्रोटीन। अब ये क्या करवाएगा? वापस से थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को ब्रेक करेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में, 2 टाइम्स ऑफ H+ में, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 में, प्लस एक 2 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब होता क्या है कि जैसे ही इस फोटोसिस्टम 2 पे सनलाइट पड़ती है, ये क्या है? सनलाइट है, दिख रहा है आपको, चमक रहा होगा, ये है सनलाइट। फोटोसिस्टम 2 पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट होगी। जो मैग्नीशियम आयन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, जो अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, वहाँ से एक्साइट होके रिलीज हो जाएगा, फायर हो जाएगा यहाँ से। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से बाहर निकल के यहाँ पे Mg+2 बन जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है साइड में, होने दीजिए इसे, अभी इसे आप होने दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम आयन से निकल गया, अब मैग्नीशियम में तो कमी हो गई, बेचारा कब तक निकालेगा? तो यही फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इसकी कमी को पूरा किया जाता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मेंटेन्स, इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मेंटेन्स कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करना है, वरना बेचारा मैग्नीशियम कब तक इलेक्ट्रॉन देता फिरेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, और ये जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर फियोफाइटिन, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास ये इलेक्ट्रॉन गया। फियोफाइटिन से वापस से जाएगा ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कैरियर के पास, जिसका नाम होगा प्लास्टोक्विनिन। इन सब का नाम अभी हम साइड में यहाँ नीचे पे लिख देंगे, तो ऐसे आप देखते जाइए। प्लास्टोक्विनिन से जाएगा ये दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर से के पास 2 इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से वापस चला आएगा फोटोसिस्टम 1 में। ये 2 इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट क्यों हुआ, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा।
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारा रिलीज हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये जो फियोफाइटिन है, ये फियोफाइटिन है, और प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, ये सब इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पिछला स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिए, इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, पर हमको तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं बाहर पे बना रहा हूँ। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये सब इसी मेम्ब्रेन के अलॉन्ग होते हैं। तो आइए स्टार्ट यहाँ पे देखते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे जब सनलाइट पड़ा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और एक्साइट होकर एक्साइटमेंट में कूद गया, एक्साइटमेंट में आ गया बाहर, और इलेक्ट्रॉन कैरियर ने उसको क्या किया, ऐसे 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 ट्रांसपोर्ट करके फोटो सिस्टम 1 को दे दिया। अब ये फोटो सिस्टम क्या करेगा, इसमें भी कॉन्टिन्यूस क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, इसमें भी कॉन्टिन्यूस सनलाइट पड़ रही है। तो अब क्या होगा, वापस से ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी रिलीज करेगा और अब की बार जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को वो है FeS, मीन्स आयरन सल्फर प्रोटीन, या फिर तो इसी को हम बोलते हैं FRS, फेरस रिड्यूसिंग सबस्टेंस। नाम ध्यान दीजिए, फेरस रिड्यूसिंग सबस्टेंस या फिर तो FeS। इन सब का जो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ अभी साइड में लिख के आपको दिखा दूंगा। तो ये हुआ आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गया, देन यहाँ से जाता है FD के पास, मीन्स फेरोडॉक्सिन। ये क्या है, आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फेरोडॉक्सिन के पास जाता है और फेरोडॉक्सिन से फाइनली ये चला जाएगा NADP के पास। फाइनली NADP के पास गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही मूव हो रहा है। फाइनली NADP के पास गया और NADP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADP प्लस में, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन गया, NADP-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए टर्म को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाई एनर्जी से अपने लो एनर्जी की तरफ मूव करेगा, तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में इस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पास होता है तो इतनी सफिशियंट एनर्जी रिलीज हो जाती है जितनी रिक्वायर्ड होती है ADP मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के ATP मॉलिक्यूल को बनाने में। ओके, ADP से ATP बनाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे जो है प्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ATP बन रहा है। अब ये हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब आप देखिए यहाँ से इस पूरे ये जो डायग्राम है इसको आपको रटना ही होगा, इसको आपको अच्छे से रटना होगा। क्यों रटना होगा मैं बताऊंगा। आप देखिए फोटो सिस्टम 2 के बीच में और फोटो सिस्टम 1 के बीच में प्लग का काम कौन कर रहा है, मीन्स इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, तो कनेक्ट करने वाला है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन है। फोटो सिस्टम 1 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन या फिर तो फेरस रिड्यूसिंग सबस्टेंस है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, NADP है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADP-2 में। अब ये क्या होगा, जो NADP-2 है इसमें 2H+ आएगा, किसके प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज। यही एंजाइम एब्सेंट होता है किसमें, स्ट्रोमा लैमली में, NADP रिडक्टेज। NADP का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा, तो इसीलिए एंजाइम है NADP रिडक्टेज एंजाइम है, वो बना देगा NADPH2। ओके, NADP रिडक्टेज एंजाइम ने NADP-2 को कन्वर्ट कर दिया NADPH2। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत शानदार पॉइंट है। देखिए कहीं कहीं बुक में दिया होता है कि ये जो 2H+ है यही 2H+ जाता है यहाँ पे। बुक में क्या दिया हुआ है कि ये जो 2H+ है यही 2H+ जाता है यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है। इस चीज़ को यहाँ से आप देख सकते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है, ल्यूमेन साइड में हो रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ल्यूमेन साइड में हो रहा है और यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है, और फोटो सिस्टम 1 के पास में प्रेजेंट होता है क्या, NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो कि दूसरे पेन से लिखते हैं
जो कि NADP को कन्वर्ट कर देता है, NADP-2 कन्वर्ट कर देता है NADPH2 में। तो एंजाइम किसके पास है? इसके पास है NADP रिडक्टेज। एंजाइम तो फोटोसिस्टम 1 के पास में है। एंजाइम किसके पास है? फोटोसिस्टम 1 के पास में है। NADP रिडक्टेज एंजाइम है और वो क्या कर रहा है? NADP-2 को NADPH2 में कन्वर्ट कर दे रहा है। NADP-2 को NADPH2 में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, तो जो प्रोटॉन यहाँ पे बन रहा है वो प्रोटॉन यहीं पड़ा रहेगा। जो फोटोलिसिस से प्रोटॉन आया वो यहीं पड़ा रहेगा ल्यूमेन साइड में, और जो यहाँ पे प्रोटॉन आ रहा है वो दूसरा प्रोटॉन होगा। यहाँ पे 2H+ यूज होगा। जो यहाँ पे जो 2H+ यूज होगा वो इसके साइड में जो स्ट्रोमा होगा वहाँ का H+ होगा। अब इसका रीज़न क्या है? अभी आपको ध्यान है मैंने कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी बताया। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी किस पे बेस्ड है? प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट में मैंने क्या बताया कि एक बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री के इस साइड में प्रोटॉन का खूब ढेर सारा एक्यूमुलेशन होगा और इस साइड में प्रोटॉन क्या होगा? कम होता जाएगा। कम होता जाएगा ना, तो वो कम कैसे हो रहा है? यहाँ का H+ फोटोसिस्टम 1 यूज कर ले रहा है। जो स्ट्रोमा, ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के चारों तरफ क्या होगा? स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा का H+ यूज होता जा रहा है और ल्यूमेन में H+ का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ल्यूमेन में H+ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा ना एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो इस पॉइंट को कल मैं और अच्छे से बताऊंगा जब कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी बताऊंगा, पर यहाँ पे अभी आप ध्यान दीजिए कि ये H+ यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ का H+ दूसरा है और यहाँ का H+ दूसरा है। ओके, दोनों जगह का H+ दूसरा दूसरा है। ये आप देख रहे हैं। अब ये नॉन साइक्लिक क्यों कहलाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं चला वाटर से और चलते चलते जाके रुका NADP-2 पे, इसलिए ये नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक कब बोलते? जब इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला वहीं पे घूम के वापस आ जाए। तो ये क्या है? हमारा नॉन साइक्लिक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आइए इसमें हम पॉइंट लिखते हैं जो नोट्स है हमारा। नोट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा MnCl प्रोटीन। MnCl प्रोटीन के बारे में। MnCl प्रोटीन क्या होता है हमारा? रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो स्ट्रक्चर है कुछ जेड लाइक है, तो इसलिए इसका नाम होता है जेड स्कीम। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसके शेप की वजह से इसका नाम जेड स्कीम पड़ा है। इसका शेप ऐसा है कि इसे जेड स्कीम बोला जाता है, इसके शेप की वजह से। ओके, इसके शेप की वजह से जेड स्कीम बोल रहे हैं। तो ये MnCl प्रोटीन क्या है? रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और किसके साथ एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम 2। एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कीजिए आप, पहले फोटोसिस्टम 2 काम कर रहा है, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 काम कर रहा है। तो कल मैंने ये पॉइंट बोला था कि ये जो 1 और 2 नेमिंग दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी की गई है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी की गई है। अब कैसे डिस्कवरी? आप देखिए, इससे पहले जब फोटोसिस्टम की डिस्कवरी हुई थी वो पॉइंट पे आइए। ये देखिए, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट में तो पहले कौन सा फोटोसिस्टम डिस्कवर हुआ? फोटोसिस्टम 1 एक्टिव है तो पहले फोटोसिस्टम 1 डिस्कवर हुआ। सबसे पहला इनका एक्सपेरिमेंट तो यही वाला था। दूसरे नंबर पे ये वाला था, 680 nm से ज़्यादा की लाइट डाले थे, तो उस केस में फोटोसिस्टम 1 डिस्कवर्ड हुआ, तो इसलिए इसका नाम फोटोसिस्टम 1 पड़ा। उसके बाद जो एडिशनल फोटोसिस्टम डिस्कवर हुआ उसको फोटोसिस्टम 2 बोला गया। पॉइंट्स को आप क्लियर करते जाइए। ओके, तो फोटोसिस्टम 1 और 2 नेम रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। ऐसा नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस ऑफ फंक्शनिंग पे रखा गया है। MnCl प्रोटीन किसके साथ एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम 2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेके चला है हमने बता दिया।
कि 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और एक मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ओके, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बारे में तो थोड़ा सा 5 मिनट तो बनता है, क्योंकि है ही ये इतना अच्छा, बहुत क्यूट है ये, बहुत क्यूट है ये। देखिए आप, फियोफाइटिन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम। क्लोरोफिल से मैग्नीशियम हटा दीजिए तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन बोलते हैं। कल के दिन पे आप लोगों ने देखा था ये क्या था, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर था। अब हम सिंपल स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ये हुआ मैग्नीशियम, इस तरीके से होता था ना, ये होता था फाइटोल्टेल। ये कितना है, 15:15 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ एंड 15 एंगस्ट्रॉम इसकी ब्रेथ होती है। 15 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ और 15 एंगस्ट्रॉम इसकी ब्रेथ होती है। और ये इसका जो फाइटोल्टेल होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये फियोफाइटिन प्रेजेंट किस में होता है, लाइकेन नाम आप लोगों ने सुना है। लाइकेन को हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं। लाइकेन को क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। तो क्यों नहीं ग्रो करता है, आप रीज़न देख लीजिए। लाइकेन SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर है। SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। इंडिकेटर कैसे हुआ, क्योंकि डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है, ये पॉइंट आप यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। लाइकेन क्या करता है, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। क्यों नहीं ग्रो, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ड्यू टू SO2 का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये जो Mg आयन होता है ये यहाँ से हट करके यहाँ पे 2H+ आयन आ जाता है। यहाँ पे 2H+ आयन आ जाता है। तो आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर रहता क्लोरोफिल का है, पर उसमें से Mg हट गया। तो फियोफाइटिन क्या होता है, क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम एटम, सॉरी मैग्नीशियम आयन नहीं होगा ये, मैग्नीशियम एटम इज नोन एज फियोफाइटिन। और फियोफाइटिन कहाँ पे, लाइकेन में बन जाता है। ये क्या है, फियोफाइटिन। ये क्लोरोफिल है, आप यहाँ पे लिख लीजिए CHL मीन्स क्लोरोफिल है, और ये क्या हो जाएगा, फियोफाइटिन हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फियोफाइटिनाइजेशन। ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया कि लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो करता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, पर क्यों नहीं ग्रो करता है ये नहीं पढ़ा है। तो उसका रीज़न यही है कि उसका जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है उसमें SO2 की वजह से मैग्नीशियम आयन रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे फियोफाइटिन आपको समझ में आया क्या है, फियोफाइटिन। 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। PQ क्या है, थर्ड पॉइंट PQ है प्लास्टोक्यूनिन। और ये होता है हमारा प्रोटॉन कैरियर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, प्रोटॉन कैरियर। कैसे, इसका यूज क्या है, प्रोटॉन कैरियर हम क्यों बोल रहे हैं इससे हम कल एक्सप्लेन करेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पे बता दें कि ये होता है प्रोटॉन कैरियर, पर हम इससे इलेक्ट्रॉन को कैरी करवा रहे हैं। ये क्या है, प्रोटॉन कैरियर, पर हम इससे इलेक्ट्रॉन को कैरी करवा रहे हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये प्रोटॉन कैरियर है और इलेक्ट्रॉन को कैरी करवा रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे देखिए आप, जो PQ होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पेंसिल ले लेते हैं। जो प्लास्टोक्यूनिन होता है वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, प्रोटॉन कैरियर होता है। इसने स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पकड़ रखा होता है, इसने प्रोटॉन को पकड़ा है। तो जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेता है इस मेम्ब्रेन से, जब यहाँ पे हुआ हमारा फियोफाइटिन, जब ये फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस टाइम इसका ये जो प्रोटॉन है
वो अंदर के साइड में गिर जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो प्रोटॉन है ये ल्यूमेन साइड में गिर जाता है। कैसे गिरता है इससे मतलब नहीं है, NCERT में आपके ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो समझिए इसे कि ये जो प्रोटॉन है, प्लास्टोक्विनिन क्या है, प्रोटॉन कैरियर है। इसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के चक्कर में प्रोटॉन को अंदर के साइड में गिरा दिया। तो ये अब हेल्प किस में करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने में। अब देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे अब मैं क्लियर ही कर दूँ कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए 3 चीज़ रिक्वायर्ड हो रहा है, 3 स्टेप हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, अंदर के साइड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, उससे H+ बन रहा है। क्या है, फोटोलिसिस ऑफ H2O से H+ एक्यूमुलेट हो रहा है। दूसरा हो रहा है क्या, NADP रिडक्टेज ने क्या किया, बाहर से H+ को यूज किया, तो क्या होगा, अंदर की तरफ तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और बाहर से हमने घटा रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। प्लास्टोक्विनिन ने क्या किया, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पकड़ा और गलती से गिरा दिया अंदर। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, प्लास्टोक्विनिन जब प्रोटॉन को पकड़ता है तो उसको हम लोग प्लास्टोक्विनॉल बोलते हैं। प्लास्टोक्विनॉल इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में ये H+ यहाँ गिरा देता है, जिसके वजह से अंदर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये सारी पॉइंट मैं कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर साथ में है इसलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि कल थोड़ा सा ईजिली एक्सप्लेन हो जाए। प्रोटॉन मोटिव फोर्स आप समझ रहे होंगे, अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन का एक्सेस एक्यूमुलेशन हो गया तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, PQ और जो H है ये क्या कर रहा है, H+ को PQ में कन्वर्ट हो रहा है, PQE में कन्वर्ट होने के चक्कर में H+ को अंदर की तरफ गिरा दे रहा है। ओके, तो समझ में आया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स 3 तरीके से बन रहा है। आप आज कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जो दिया हुआ है उसमें 3 पॉइंट लिखे हैं, उन तीनों पॉइंट को आप पढ़िएगा, यही 3 पॉइंट उसमें लिखा हुआ है और कल मैं एक्सप्लेन करके आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आइए थर्ड पॉइंट में हो गया, यहाँ पे जो PQ है वो क्या है, प्लास्टोक्विनिन है, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन कैरियर होता है। आइए इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। PQ हो गया प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में ATP का फॉर्मेशन होता है और बचता है PC। PC क्या है, प्लास्टोसाइनिन। सॉरी ये फोन हिलडुल जा रहा है। PC क्या हो जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। ये आपको ध्यान रखना होगा, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। और ये नीट 2020 में प्लास्टोक्विनिन आंसर आया था, मतलब प्लास्टोक्विनिन के बारे में क्वेश्चन आया था, उसका आंसर था प्लास्टोक्विनिन। हम क्वेश्चन बताते हैं क्या था कि ये क्या करता है, एक्ट एज प्लग बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ये पॉइंट मैंने इससे पहले भी बोला है कि ये प्लग की तरह काम करता है, मींस फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 को कनेक्ट करता है, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 को कनेक्ट करता है। प्लग बिटवीन, प्लग मींस क्या हुआ यहाँ पे, कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा कनेक्ट। क्या करता है, कनेक्ट करता है, एक्ट एज प्लग बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ओके, ये हुआ यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद आता है FES या फिर तो FRS, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे फेरोडॉक्सिन के बारे में। फिफ्थ पॉइंट पे हो जाएगा, FES का मतलब होता है क्या और FRS का मतलब होता है क्या, ये होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन है। और FRS को हम लोग बोलते हैं फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ओके, फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं। ये हो गया FES या फिर तो FRS। फिर 6 नंबर पे FD क्या है, FD को बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, और ये क्या होता है हमारा, आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP के पास में जाता है और यहाँ से क्या बन जाता है, NADP-2। ओके, NADP-2। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। हुआ क्या, हम लोगों ने पूरा जितना पढ़ा उसमें यही पढ़ा
कि जो फोटो सिस्टम 2 है वहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई और वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ गया, अपहिल गया, मीन्स अप साइड गया, पहले अपहिल गया। यहाँ पे क्या है, लो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, यहाँ पे हाई रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। जहाँ पे हाई एनर्जी वहाँ पे लो रिडॉक्स पोटेंशियल, तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल में गया और फिर क्या होता है, इसका अपहिल के बाद डाउन की तरफ में ये आता है। अपहिल, पहले ये अपहिल डायरेक्शन मूव किया, फिर क्या हुआ, ये डीक्साइट होके डाउन में आया और यहाँ से ये आ गिरा फोटो सिस्टम 1 में। और फोटो सिस्टम 1 से वापस से अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ इसका हाई लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, और वापस से ये आया तो कहाँ पे आया, NADP के पास में आ गया। तो यही हो रहा है जो हम लोगों ने पढ़ा अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसमें क्या हुआ, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन चलता है और फोटो सिस्टम 2 के पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, H2O से आ रहा है। ओके, ये फिर से हो जाएगा क्या, अपहिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका डाउनवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है, मूव्स फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी और फ्रॉम लो रिडॉक्स पोटेंशियल, ये NCERT में लिखा हुआ है रिडॉक्स वाला, लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। अब आइए हम आगे चलते हैं। अब सपोज कीजिए कि NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं है, या फिर तो NADP ही नहीं अवेलेबल है। अगर ये नहीं अवेलेबल होगा तो इस इलेक्ट्रॉन बेचारे का क्या होगा। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं से पलटी मार जाएगा और पलटी मार के सीधे प्लास्टोक्विनीन को ऐड कर लेगा, और प्लास्टोक्विनीन को जब ऐड करेगा तो ये इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस से फोटो सिस्टम 1 में आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आप देख सकते हैं साइक्लिक वाले में NADP रिडक्टेज का यूज नहीं हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 नहीं यूज हो रहा है, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हो रहा है तो क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन। और साइक्लिक कब चलता है, जब NADP ना अवेलेबल हो, या फिर तो NADP ना अवेलेबल हो, या फिर तो फोटो सिस्टम 2 ना अवेलेबल हो। तो उस केस में क्या चलेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। तो आइए देखते हैं आगे। फिर से वही एक नोट पॉइंट जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, अब वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया कि ग्राना लैमेली में फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों है, इसलिए यहाँ पे कैसा फॉस्फोराइलेशन होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। बट स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम 2 तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है, इसलिए यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, इसलिए यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। अब ग्राना लैमेली में दोनों चलता है, ग्राना लैमेली में साइक्लिक भी चलता है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिए आप, ग्राना लैमेली में साइक्लिक भी चलता है और नॉन साइक्लिक भी चलता है। पर स्ट्रोमा में सिर्फ और सिर्फ कैसा चलता है, साइक्लिक। क्यों, ग्राना लैमेली में अगर NADP अवेलेबल है, इस पॉइंट को देखिए, अगर NADP अवेलेबल है तब तो नॉन साइक्लिक चलेगा, पर अगर NADP अवेलेबल नहीं है तो यहीं से पलटी मार जाएगा और साइक्लिक चलेगा। पर स्ट्रोमा में तो फोटो सिस्टम 2 ही नहीं अवेलेबल है, तो फोटो सिस्टम 2 ना होने की वजह से साइक्लिक चलता है। ओके, फोटो सिस्टम 2 इसमें नहीं है इसलिए साइक्लिक चल रहा है, और यहाँ पे साइक्लिक क्यों चल रहा है, जब NADP नहीं अवेलेबल होगा। यहाँ पे साइक्लिक कब चलेगा, व्हेन NADP नॉट अवेलेबल, व्हेन NADP नॉट अवेलेबल। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, व्हेन NADP नॉट अवेलेबल तब ग्राना में साइक्लिक चलेगा, और स्ट्रोमा में साइक्लिक क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ फोटो सिस्टम 2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP
रिडक्टेज एंजाइम, इसके लैक की वजह से क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। तो आइए अब बचता है हमारा वही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। आज के लेक्चर में साइक्लिक तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो कि नोट्स के रूप में लिखवा ही दिया जाए, थोड़ा सा और टाइम लगेगा और क्या। चलिए सेकंड पॉइंट हो जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थोड़ा फास्ट चलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अब उसी को कॉपी करना है जिससे थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। ऑकर कब होता है, दो कंडीशन है ऑकर होने का, ऑकर्स व्हेन NADP नॉट अवेलेबल, NADP नहीं होगा तब होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑकर दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि फोटोसिस्टम 2 जब नहीं होगा, ऑकर्स इफ फोटोसिस्टम 2 एंड NADP रिडक्टेज REDUCTASC एंजाइम क्या होगा, नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होने का। ऐसा होगा तो कहाँ पे होगा, ग्राना लैमेली में। अगर ये वाला कंडीशन बना तो ये कंडीशन कहाँ पे दिखता है हमें, स्ट्रोमा लैमेली में। और स्ट्रोमा लैमेली में क्या प्रेजेंट होता है, ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे होता है। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा। तो आइए यहाँ पे वो जो डायग्राम बनाया था हमने उसे वापस से बनाते हैं। होगा क्या, फोटोसिस्टम 1 होगा, इस पे लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ते ही ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और निकल के पहुंच जाएंगे आयरन सल्फर प्रोटीन या फिर तो FRS, इसे ही FRS भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए आप। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास और फेरोडॉक्सिन से पलटी मार जाएगा और चला जाएगा प्लास्टोक्विनिन को ऐड कर लेगा अपने साथ और प्लास्टोक्विनिन से वही साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फोटोसिस्टम फर्स्ट में वापस आ जाएगा। इसीलिए यही रीज़न है कि इसे क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये हुआ लाइट और होगा वही साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होके ATP बना लेगा। ATP का फॉर्मेशन तो हो रहा है बट यहाँ पे NADPH2 नहीं बन रहा है, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 गायब है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। तो ऐसा कब होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट में आप जानते हैं कि P700 होता है इसका रिएक्शन सेंटर, इसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिए कि ऑकर्स ओनली व्हेन, साइक्लिक कब होगा, ऑकर्स ओनली व्हेन लाइट कैसा हम देंगे, लाइट मोर देन 680 nm देंगे तभी साइक्लिक होगा, क्योंकि एक्साइटेशन भी तो होना चाहिए रिएक्शन सेंटर का। रिएक्शन सेंटर सुस्त बैठा रहेगा तो काम नहीं चलेगा। जब ये लाइट अवेलेबल होगी, ऑकर्स ओनली व्हेन लाइट मोर देन 680 nm अवेलेबल, अगर ऐसी लाइट अवेलेबल होगी तभी साइक्लिक होगा, वरना साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो वापस से वही कुछ नोट्स पॉइंट है दोनों। जब हम ये लाइट रिएक्शन ख़त्म हो गया, अब कुछ हमें नोट्स बनाना है, तो वही कुछ पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे हम जो, वो हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम 2। आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है अभी अभी, तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। आइए, फोटोसिस्टम यहाँ पे हुआ 1 और ये हुआ फोटोसिस्टम 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। फिर यहाँ पे सेंटर पे लाइन खींच के इसी के बीच में जो कुछ और डिफरेंस बचे होंगे उन्हें देखेंगे। फिर से फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, पेज कम है ना तो इसलिए इसको 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, आप एक ही बार में नोट कर लीजिएगा। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं कि इसका रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 का कैसा होता है, P700 होता है और फोटोसिस्टम सेकंड का कैसा होता है, P680 होता है। सबसे फर्स्ट डिफरेंस कंप्लीट हुआ दोनों के रिएक्शन सेंटर में। और दूसरा डिफरेंस, फोटोसिस्टम 1 आउटर साइड में प्रेजेंट है। याद कैसे करेंगे हम आउटर साइड में प्रेजेंट है, हमें इनर साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है और आउटर से प्रोटॉन हटाना है।
तो प्रोटॉन हटाता कौन है? फोटोसिस्टम 1। किसके थ्रू? NADP रिडक्टेज का यूज करके। तो इसी तरीके से हम इसे याद रखेंगे कि फोटोसिस्टम 1 कहाँ पे है? आउटर में है, आउटर साइड में प्रेजेंट होगा। आउटर साइड, यहाँ प्रेजेंट इन आउटर साइड लिखिए ऐसे, प्रेजेंट इन आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड, थैलाकॉइड या फिर तो ग्राना लैमेली, प्रेजेंट इन आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड। और ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट इन इनर साइड, इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और एक नेक्स्ट पॉइंट, आपने देखा कि MnCl प्रोटीन फोटोसिस्टम 2 में था पर फोटोसिस्टम 1 में नहीं था। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे Mn है, ध्यान दीजिए Mg नहीं है। MnCl प्रोटीन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? MnCl प्रोटीन एब्सेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ H2O नहीं होगा, और यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ H2O प्रेजेंट होगा। ओके, फोटोलिसिस ऑफ H2O यहाँ पे होगा और यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ H2O नहीं होगा। नोट्स ही बनाना है, फटाफट आप लोग देखते जाइए। आपने देखा कि फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक में भी इन्वॉल्व है और नॉन साइक्लिक में। यहाँ ऊपर देखिए, साइक्लिक में भी है और नॉन साइक्लिक में तो था ही। तो यहाँ लिख दीजिए पार्टिसिपेट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेट ओनली इन नॉन साइक्लिक, पार्टिसिपेट ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वही कि ये इलेक्ट्रॉन किससे रिसीव कर रहा है? तो ये फोटोसिस्टम 1 रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन, रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। और ये फोटोसिस्टम 1 कौन है? ये है। इलेक्ट्रॉन किससे आता है इसके पास? प्लास्टोसाइनिन से आता है। यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन था, वहाँ से आता है या फिर इधर से? प्लास्टोसाइनिन से रिसीव कर रहा है। और नॉन साइक्लिक में, अगर ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ, अगर ये भी लिखा है कि रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट, तो ये भी करेक्ट है। करेक्ट तो है पर मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा। इसमें क्या हो जाएगा? ये फोटोसिस्टम 2 किससे इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, RECIEVES, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। इसके बाद एक पॉइंट और होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये किसको देता है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटोसिस्टम 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? आयरन सल्फर प्रोटीन। और यही पॉइंट अगर यहाँ पे भी लिख दें, ये यही लिख रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 से। फोटोसिस्टम 2 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा था? तो फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। तो देख लीजिए फटाक से, फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700, 2 का P600। फोटोसिस्टम 1 कहाँ होगा? आउटर साइड में होगा, फोटोसिस्टम 2 इनर साइड में। MnCl प्रोटीन 2 के पास होगा, 1 के पास नहीं होगा, इसीलिए 2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और 1 में नहीं होगा। 1 साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में इन्वॉल्व होता है और 2 सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है? प्लास्टोसाइनिन से 1 को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इधर से भी प्लास्टोसाइनिन से ही आता था। नॉन साइक्लिक आप पेज पलट के देखिए तो प्लास्टोसाइनिन से आ रहा है और ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, फोटोसिस्टम 1 से आ रहा है।
और फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो गया फोटो सिस्टम 1 का, आयरन सल्फर प्रोटीन लिखा है, ये प्रोटीन हो जाएगा। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 फियोफाइटिन। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभी एक डिफरेंस पॉइंट और बचता है, कंप्लीट ही कर लिया जाए, 10 मिनट का और होगा लेक्चर, 10 से 5 मिनट का, कि डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इधर की तरफ लिख लेते हैं हम साइक्लिक, पहले नॉन साइक्लिक लिखते हैं क्योंकि पहले नॉन साइक्लिक पढ़े हैं ना, तो उस हिसाब से याद भी रहेगा हमें। और ये हो जाएगा साइक्लिक, और इधर क्या हो जाएगा वापस से नॉन साइक्लिक, और ये हो जाएगा साइक्लिक। स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा जल्दी जल्दी में, अब गलत ना हो जाए। ओके, तो नॉन साइक्लिक में आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यही लास्ट डिफरेंस होगा, यही लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम देखते हैं कि बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दोनों इन्वॉल्व है, बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व्ड। और साइक्लिक में हमने क्या देखा, ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व्ड, ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व्ड। नॉन साइक्लिक कहाँ पे होता है, तो आपको पता है कि ग्राना लैमेली या फिर तो थैलाकॉइड में, occurs only in grana lamella और थैलाकॉइड। और ये किस में होगा, occurs in both grana lamella and stroma lamella। ग्राना लैमेली एंड स्ट्रोमा लैमेली दोनों में ही होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, दोनों में होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉन साइक्लिक में स्प्लिटिंग ऑफ H2O तो होता था, बट साइक्लिंग में नहीं होता था। स्प्लिटिंग ऑफ H2O नॉन साइक्लिक में होता था, पहले हम लोगों ने पढ़ा है, और साइक्लिक में नहीं होता है। स्प्लिटिंग ऑफ H2O हम लिख दे रहे हैं, देखिए ये है, ये उर्दू लैंग्वेज है, अगर आपको नहीं आती तो ये उर्दू लैंग्वेज है। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ H2O हो जाएगा प्रेजेंट, स्प्लिटिंग ऑफ H2O एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिलीज ऑफ O2, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखें तो नॉन साइक्लिक में होता था, क्यों, क्योंकि जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा तो रिलीज ऑफ O2 होगा। उर्दू में लिख के आपको दिखा दे, अब ये देखिए, रिलीज ऑफ O2 फोटो सिस्टम 1 में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी तो दोनों में ही होता था ना, तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, ये देखिए उर्दू में। ओके, इसके बाद हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, ये यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ नॉन साइक्लिक में तो फॉर्मेशन होता है, बट साइक्लिक में फॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइक्लिक में NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो प्रोडक्ट हम देख लें कि दोनों में प्रोडक्ट क्या क्या हुआ, नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट क्या हुआ और साइक्लिक का प्रोडक्ट क्या हुआ। नॉन साइक्लिक के प्रोडक्ट में, दूसरा पेन ले लें, नॉन साइक्लिक में हमें ऑक्सीजन भी दिख रहा है, देखिए प्रेजेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ यहाँ पे ATP भी है, और साथ में यहाँ पे NADPH2 भी प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। बट साइक्लिक में प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है साइक्लिक में। इसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन साइक्लिक में अगर हम देखें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, देखिए प्राइमरी को ऐसे लिख दे रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन साइक्लिक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा था, फियोफाइटिन
फियोफाइटिन। अभी तक हम लोगों ने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में देखा, थोड़ा डिफरेंस समझिएगा आप। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हम नॉन साइक्लिक में बात कर रहे हैं तो फियोफाइटिन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर वही फोटो सिस्टम 2 का पूछता तब फिर डिफरेंट हो जाता, FES आ जाता। अब साइक्लिक में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, इसे अभी हम क्लियर कर देते हैं फिर से। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइक्लिक में क्या होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन होगा। ओके, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देख लें। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में कौन होता था, NADP। फाइनली इलेक्ट्रॉन जाता किसके पास था, NADP के पास जाता था। फाइनली इलेक्ट्रॉन NADP के पास जाता था, और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वापस से क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम 1 ही हो जाएगा। वापस से फोटो सिस्टम 1 में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने देखा था, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक है, फोटो सिस्टम 1 में आ जाता था। NADP यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसी वजह से। ओके, NADP एब्सेंट होगा, और साइक्लिक में NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होगा। NADP एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। सबसे लास्ट पॉइंट अब हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो का अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में चला कैसे। तो यहाँ H2O से उठा, फोटो सिस्टम 2 पे जाके गिरा, यहाँ से उठा तो फोटो सिस्टम 1 पे आया, और फोटो सिस्टम 1 से फाइनली NAD ने उसको पकड़ लिया, NADP ने पकड़ लिया, और वो बन गया क्या, NADP-2। बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक में कैसा होता है, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन तो उठा, और उठ के आते आते वापस वहीं पे गिर जाता है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो आप देख लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था एक नोट पॉइंट, ये अब फ्री स्पेस हो गया। यहाँ पे नोट पॉइंट मैं येलो पेन से लिख देता हूँ, ये नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में मैंने क्या बोला कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में, फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में कौन होता है, फियोफाइटिन। बट अगर नॉन साइक्लिक में ही पूछे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्टर भी है, एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहाँ पे पूछ ले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2, तो फोटो सिस्टम 1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा था, FES कर रहा था, FES आयरन सल्फर प्रोटीन कर रहा था, और फोटो सिस्टम 2 में वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा था, फियोफाइटिन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, जो कि ज़्यादातर आप समझ ही चुके हैं, उसको स्टार्ट करेंगे, और उसको ख़त्म करने के बाद कैल्विन साइकिल को भी एंड कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।